आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की बुक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एक इसका लास्ट टॉपिक 5.8 टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हमारे पास 3-4 थ्योरम है, शायद थ्योरम नंबर 10 है, थ्योरम नंबर 11 है एंड थ्योरम नंबर 12 है। 3 थ्योरम है इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास, तो जानते हैं क्या है ये टॉपिक हमारे पास। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, नाउ वी एड्रेस द क्वेश्चन अबाउट व्हेन 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल एंड वी विल लेट यू एक्सप्लोर द क्वेश्चन फॉर पॉइंट 5, 6 एंड सो ऑन। वी कॉल पॉइंट्स दैट आर ऑन द सेम सर्कल कॉन्साइक्लिक। कह रहा है हमने ये जान लिया कि जब भी 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो क्या होता है। अब हम अगर एक सर्कल के ऊपर 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लाई करेंगे तो क्या होता है उसको जानेंगे। और जब भी एक सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करते हैं उसके ऊपर जो होते हैं उन्हें हम कॉन्साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ एक थ्योरम दे रखी है। कह रहा है इफ़ अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी सबटेंड इक्वल एंगल एट two other points C and D that lie on the same side of AB then the 4 points lie on the circle। कह रहा है अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिल रही है ए और बी की, और क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो ये ए और बी पॉइंट्स है ये 2 इक्वल एंगल बना रहे हैं। ठीक है, सी और डी पॉइंट पे जो कि उनके सामने वाली साइड पे है, लाई ऑन द सेम साइड, उसी साइड पे लाई कर रहे हैं, ए बी वाली साइड पे ही वो लाई कर रहे हैं। तो वो चारों पॉइंट जो है वो कॉन्साइक्लिक पॉइंट होंगे, ये आपको प्रूव करना है। जैसे अगर आप यहाँ फिगर में देखो तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो सकते हैं कब, जब आपके पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और जो ए बी के सामने बने हुए हैं, सामने वाली साइड सी ओ डी इसकी सेम साइड पे बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है कि जो ये चारों पॉइंट है ये क्या है, आपके पास सेम सर्कल के ऊपर है। तो गिवन में आपको दे रखा है यहाँ पर कंसिडर्ड सेगमेंट ए बी, पॉइंट सी एंड डी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी दिख रहा है आपको। ठीक है, सी ओ डी ध्यान रखना वो ए बी वाली लाइन के ऊपर नहीं है, उसके सामने सेम साइड पे लाई कर रहे हैं सिर्फ वो। सी एंड डी आर नॉट लाई ऑन द लाइन ए बी, और ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं। मुझे शो क्या करना है यहाँ पर कि ए बी सी डी लाई ऑन द सेम सर्कल, आपको ये शो करना है कि ये ए बी सी डी जो है वो एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो वाई इज दिस ट्रू, द पॉइंट्स ए बी सी आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अगर आप देखो तो एक ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ बन रहे हैं ए बी सी, और वो हमेशा आपके नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स तो वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई नहीं करते। तो यहाँ ए बी सी एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, ए और बी ज़रूर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं पर सी तो नहीं कर रहा, तो इसलिए ये तीनों पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। सो यूजिंग थ्योरम 1 देयर इज़ अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी और सी। तो अगर हम अपनी थ्योरम 1 देखें तो आपको याद होगा कि ए बी सी इन 3 पॉइंट से ये एक सर्कल पास हो रहा है। तो लेट अस शो दैट द डी, अब हमें सिर्फ ये शो करना है कि जो ये डी है ये भी सर्कल के ऊपर लाई करता है। फॉर दिस लेट अस ड्रॉ द सर्कल थ्रू ए बी एंड सी। हमने ए बी सी से एक सर्कल बना लिया, लेकिन अगर आप अपनी फिगर में देखें तो एक फिगर में डी सर्कल के बाहर है और एक फिगर में डी सर्कल के अंदर है। सपोज डी इज़ नॉट ऑन द सर्कल, तो पहले हमने ये सोचा कि डी जो है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, या तो वो बाहर है या वो अंदर है। देन इट इज़ आइदर इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। एक फिगर में मैंने बाहर लिया है और एक फिगर में मैंने अंदर लिया है, सर्कल के ऊपर अभी नहीं लिया, और उसको ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 फिगर आपको वो दिखा रखी है। अब आपसे क्या कह रहा है, अगर डी आउटसाइड होगा, सर्कल के बाहर होगा, जो कि हमारा फिगर नंबर 1 में है, 5.27 ए में है, देन ए डी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ई सी फिगर। तो ई पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है क्योंकि ई पॉइंट सर्कल के ऊपर है बट डी पॉइंट सर्कल के बाहर है। इफ डी इज इनसाइड द सर्कल एक्सटेंड ए डी टू मीट द सर्कल एट ई। अगर ए डी पॉइंट सर्कल के अंदर है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ताकि ये सर्कल पे जाके मिल जाए और उसको ई नाम दे दो। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ सी ई आर ऑन द सेम सेगमेंट। अब आप देख रहे हो कि सी और ई जो है वो सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब आपके पास जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये ई वाले का, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। सेम सेगमेंट, आर्क ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द आर्क फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड, सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी हो गया। क्लियर। उसके आगे क्या कह रहे हैं, इफ डी वर आउटसाइड द सर्कल, अगर डी सर्कल के बाहर है, देन ए ई बी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। तो आपसे क्या कह रहा है कि
जो ये वाला एंगल है जिसको मैं 1 नाम दे रही हूँ, AEB, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। कौन से ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है? ये आपके पास BED का, BED, ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो मैं इसे इस साइड से हाईलाइट करूँ, ये रहा, शेड करूँ, इसका एक ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, क्योंकि ये ट्राइंगल तो कुछ ऐसा सा बना हुआ है ना, इसके बाहर ही तो बन रहा है ये वाला एंगल, E वाला एंगल 1 जिसको हमने नाम दिया है ना। तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा यहाँ पर। सो एंगल AEB जो है वो बड़ा होगा ADB से, तो इसका मतलब फिर ये वाला एंगल तो इसके जो ट्राइंगल के अंदर एंगल है उससे बड़ा होगा, क्योंकि ट्राइंगल के बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 360 और जो अंदर के 3 एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो E वाला एंगल है वो ग्रेटर होगा इस D वाले एंगल से। ठीक है, वही चीज़ आपके पास यहाँ लिखी हुई है। ऑल्सो एंगल AEB जो है वो ACB के इक्वल है, अभी हमने ऊपर यहाँ पर प्रूफ किया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ फिर तो कि जो एंगल ACB है, अब मुझे क्वेश्चन में थ्योरम में गिवन था कि जो ACB है वो ADB के इक्वल है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ये मैंने अभी ऊपर प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब इससे एक चीज़ निकल के आती है इन दोनों चीज़ों से, दिस लीड टू एंगल ACB बीइंग ग्रेटर देन इटसेल्फ विच इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एंगल ACB जो है वो बड़ा है अपने आप में ही, पर वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो एंगल बड़ा कैसे हो सकता है अपने आप में, और वो तो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है ना, एक ट्राइंगल के अंदर ही बना हुआ है, किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल भी नहीं है कि अगर एक्सटीरियर एंगल हो तो भी सोच लें, है ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अब दूसरा केस देखेंगे जिसमें D अंदर था, आउटसाइड वाले में तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा। तो इफ़ D वर इनसाइड, अगर D इनसाइड होगा तो एंगल ADB इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ BED। अब वो कह रहा है अगर मान लो कि D अगर अंदर की साइड हो गया तो अब ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस वाले एंगल के, तो इसका मतलब एंगल ADB एंगल जो है वो बड़ा हो जाएगा और आपके पास BED एंगल छोटा होगा, एक्सटीरियर एंगल है तो फिर वो बड़ा होगा। तो इन द सेम वे दैट वी आर्ग्यूड अबव वी रीच एन इम्पॉसिबल कंक्लूजन, फिर वही कंक्लूजन आ जाएगा, ये वाला एंगल बड़ा है इस वाले एंगल से, पर हमने अभी देखा था कि जो हमारा एंगल C है एंगल E के बराबर है, हमने प्रूफ किया था। अब क्वेश्चन में गिवन था जो C है वो D के बराबर भी है इस वाले एंगल के, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे है ना, और जो D वाला एंगल है वो E वाले एंगल से बड़ा है, तो फिर ये इसके इक्वल कैसे हो गया? तो C अपने आप में तो बड़ा नहीं हो सकता ना, जो हमने आर्गुमेंट यहाँ पर देखी थी वही सेम आर्गुमेंट यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो एंगल चाहे आप जो पॉइंट है इनसाइड बनाओ चाहे आउटसाइड बनाओ, दोनों ही केस में ये सेम प्रॉब्लम है। सो वी जस्ट एलिमिनेट बोथ ऑफ दिस ऑप्शन, हम अंदर और बाहर का ऑप्शन ही हटा देते हैं, हम D को ना इनसाइड बना रहे हैं ना आउटसाइड बना रहे हैं। ठीक है, सो D मस्ट बी ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू ABC। तो इसका मतलब जब आप ये बनाओगे तो D जो है वो आपके पास हमेशा यहाँ पर क्या होना चाहिए, सर्कल के ऊपर ही होगा, क्योंकि अगर अंदर और बाहर लेते हो तो जो C वाला एंगल है उसके साथ वो जो प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने आप में एक एंगल बड़ा एंगल प्रूव हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो दोनों ही केस में आ रही है, इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी। तो हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि ABCD जो है वो मेरे क्या है यहाँ पर साइक्लिक हैं। कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक, क्योंकि ये चारों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो ये वो थ्योरम थी, तो थ्योरम आपको यही बोलती है कि ABCD लाई ऑन द सेम सर्कल प्रूव करना है, तो आप इसे इनसाइड और आउटसाइड से प्रूव करो कि अगर हम D पॉइंट को इनसाइड या D पॉइंट को आउटसाइड लेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें D पॉइंट को क्या करना है, सर्कल के ऊपर ही लेना है ताकि ये चारों पॉइंट्स मेरे कॉन्साइक्लिक हो जाएं। तो व्हेन द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्साइक्लिक, जब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, अगर क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस कॉन्साइक्लिक होती हैं, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? नाउ वी यूज दिस टू शो अनदर नाइस प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। अब एक और प्रॉपर्टी हम सर्कल की यहाँ पर जानने वाले हैं, और वो क्या जानने वाले हैं, तो इससे हमारे पास एक थ्योरम 11 आ गई, वो क्या निकल के आई, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। यहाँ पर एक थ्योरम है, वो क्या कहता है कि दो अगर आपके पास अपोजिट एंगल है और वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब उसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे ये हो गया, अगर मैं इसको नाम दे दूँ यहाँ ABCD, तो B और D अपोजिट है, A और C अपोजिट है, तो इन दो अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, आपके पास 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे है, आपको ये शो करना है, तो आपसे कह रहे हैं, आपके पास इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन आते हैं
कि आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया होता है, एक एंगल दे दिया गया होता है, दो एंगल दे दिए गए होते हैं और बाकी के दो आपसे पूछता है। तो आपको इस थ्योरम की हेल्प से उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये थ्योरम लिख के आ जानी है बस स्टेटमेंट, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ठीक है। नाउ गिवन में आपसे क्या कह रहा है, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ साइक्लिक फोगोन, मतलब एक 4 साइडेड फिगर के यहाँ पर ये 4 वर्टिसेस दे रखे हैं। दिस मीन्स दैट देयर इज अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी एंड डी, लेट इट सेंटर बी ओ। इसका मतलब तो ये है ना कि जब ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो सर्कल इन चारों पॉइंट से पास होके जा रहा है ना, तो हमने उसको सेंटर ओ मान लिया। अब हमें ये शो करना है कि जो अपोजिट एंगल है, मतलब कि जो एंगल बी ए डी है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, और जो ये वाला एंगल है बी सी डी, एंगल ए और सी अपोजिट है ना, इनका सम 180 है। मुझे ये यहाँ पर शो करना है। कैसे शो करेंगे, हाउ शैल वी शो दैट दिस इज ट्रू, कंसिडर्ड आर्क बी सी डी। आप एक आर्क ले लो यहाँ पर बी सी डी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, आपने एक आर्क यहाँ पर ले ली बी सी डी, ये वाली, ठीक है। पॉइंट ए इज ऑन द सर्कल एंड इट लाई आउटसाइड द आर्क। जो ये ए वाला पॉइंट है ये सर्कल पे तो लाई कर रहा है, लेकिन ये इस आर्क पे नहीं है। आर्क ये है, देखो बी सी डी, ये वाली। एक सेकेंड में इसको इरेज कर देती हूँ। ये वाली आर्क लिया आपने, मेजर आर्क कह सकते हो इसे आप, ठीक है। तो ए पॉइंट जो है वो सर्कल पे तो है, लेकिन इस आर्क पे नहीं कर रहा। सो बी ए डी, तो जो आपका बी ए डी ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, हाफ द एंगल दैट आर्क बी सी डी सबटेंड एट सेंटर ओ। तो जो ये वाला एंगल है ये हाफ होगा किसके, जो एंगल बी सी डी है, ये वाले एंगल के, ठीक है। तो सिंस वी मूव फ्रॉम ओ बी टू ओ डी, हम ओ बी से ओ डी पे जा रहे हैं, इस वाले एंगल के ओ बी से हम ओ डी के ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है, अगर आप देख रहे हो तो बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पर। दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी, बी ओ डी डॉटेड वाला देखो। सो एंगल बी ए डी जो है वो हाफ हो जाएगा इस वाले एंगल के, बी ओ डी के। डॉटेड वाला देखना है, अंदर वाला, क्योंकि यही रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, ये अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके बाहर जो एंगल बना हुआ है, एंगल के जो बाहर बना होता है, ये तो मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है, देख के पता चल रहा है ना। और ये मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल है यहाँ पर, है ना। तो वो वही बोल रहा है, तो जो आपका एंगल बी ए डी है ना वो हाफ हो जाएगा इस रिफ्लेक्स एंगल के। उसके बाद कह रहा है सिमिलरली एंगल बी सी डी इज द हाफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क बी ए डी। अब अपना एंगल बी सी डी देखो, ये वाला एंगल, तो ये किसके हाफ होगा, बी सी डी, ये वाली जो आर्क बन रही है आपकी बी ए डी एट ओ। तो हम कह सकते हैं कि जो बी सी डी है वो हाफ होगा इस वाले एंगल के। बस एक चीज ध्यान रखनी है, आर्क पे जो एंगल बनता है वो उसके जो सामने वाली पॉइंट होता है, ठीक है, जो आर्क पे लाई नहीं कर रहा उसका हाफ है। जैसे ए वाला है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हाफ है, उसी तरीके से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हाफ है। एंगल 1 एंगल 3 के हाफ है, एंगल 2 एंगल 4 के हाफ है। अब आपके लिए इजी हो गया होगा समझना, ठीक है। तो वी नीड टू मूव फ्रॉम ओ बी टू ओ डी बाई ए, सो एंगल बी सी डी हाफ हो गया बी ओ डी के। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, किन दोनों को ऐड कर दिया, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, एंगल 1 और एंगल 2 को, जिसका नाम है बी ए डी और बी सी डी। और इन दोनों को ज्वाइन किया, मतलब मैंने ये वाला जो था मेरी इक्वेशन 1 है और जो ये वाली है ये मेरी इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। तो इसका मतलब एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी जो है वो किसके बराबर आ गया मेरे पास, हाफ एंगल बी ओ डी के प्लस हाफ रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ डी के आ गया, है ना। लेफ्ट साइड से जोड़िए, राइट साइड से जोड़िए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये तो पूरा एक कंप्लीट एंगल बन गया ना, यहाँ पर दोनों मिला के एक एंगल बन रहा है ना, बन रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी जो है वो क्या हो गया आपके पास, हाफ इंटू में 360, और 360 का हाफ कर दो तो आपके पास 180 आ जाएगा। और एंगल बी ए डी और एंगल बी सी डी जो है वो आपके पास क्या है, देख लो अपोजिट एंगल ही है। और आपको यही प्रूफ करना था कि ये दोनों 180 डिग्री है इनका सम। यहाँ तक क्लियर होगा, यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर प्रूफ कर रखी है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो अपोजिट एंगल होते हैं एक साइक्लिक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या होते हैं आपके पास, उनका सम जो है वो क्या होता है यहाँ पर 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के।
क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पर ये सेम सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि वो जो पॉइंट ए है वो आर्क पे लाई नहीं कर रहा, उसके बाहर लाई कर रहा है। तो जो आर्क पे एंगल बना रखा है यहाँ पर उससे बन के जा रहा है, तो जो बी ए डी है आपका, जो अदर सामने वाली साइड पे लाई कर रहा है, वो हाफ होगा बी सी डी के, इस वाले एंगल के। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? चलिए अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ शायद आपको दे रखा है, कह रहे अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज एंगल मेजरिंग ए बी सी एंड डी, कैन सच अ क्वाड्रिलेटरल बी ड्रॉन, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। कह रहे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 एंगल्स आपको दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लूँ, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। तो एंगल ए मुझे 80 दे रखा है और एंगल बी मुझे 110 दे रखा है, एंगल सी मुझे 100 दे रखा है और एंगल डी मुझे 70 दे रखा है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है? तो हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है। ध्यान से देख लो, अगर हम देखें तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 है और उसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो भी 180 है, आ रहा है ना 180। तो इसका मतलब यस सच अ क्वाड्रिलेटरल भी पॉसिबल, और आप इसको ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ रहा है आपके पास? 180 डिग्री आ रहा है। तो बस आपको यही लिखना है कि येस द क्वाड्रिलेटरल इज पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 विच इज 100 प्लस 80 एंड 110 प्लस 70। क्लियर? नाउ थ्योरम 12 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इसके अंदर, इफ टू अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180, अगर दो अपोजिट एंगल एक क्वाड्रिलेटरल के 180 है, देन द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन सर्कल, दे आर कॉन्साइक्लिक। उल्टा प्रूफ करना है। कह रहा है आपको अब गिवन है कि उसके दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। आपको ये प्रूफ करना है कि जो वो ए बी सी डी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब उसके चारों पॉइंट्स जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो एंगल ए है यहाँ पर बी ए डी और जो ये वाला एंगल है बी सी डी, ये वाला एंगल, ये मेरा इनका सम 180 है और जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है इनका सम 180 है। ऐसा मुझे क्वेश्चन में गिवन है। प्रूफ मुझे करना है कि ए बी सी डी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब उसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। नाउ सपोज ए बी सी डी इज नॉट अ साइक्लिक। पहले मान लिया कि ए बी सी डी साइक्लिक नहीं है क्योंकि मैंने उसका जो फिगर बनाई है उसमें सी पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर बना दिया है। ठीक है, सिंस ए डी बी आर नॉट कॉलिनियर, मुझे दिख रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है ए डी बी, क्योंकि एक सर्कल एक सिंगल लाइन पे नहीं है, अलग अलग लाइन पे बने हुए हैं और इससे एक सर्कल पास होके जा रहा है। देयर इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। इफ दैट सर्कल डज नहीं जा रहा, तो देयर आर 2 केसेस, या तो सी सर्कल के अंदर होगा या सी सर्कल के बाहर होगा, जैसा कि अभी हम ऊपर करके आए हैं। तभी वो सर्कल से पास होके नहीं जा रहा, क्योंकि अगर सी सर्कल के ऊपर होगा तो डेफिनेटली जब वो ए बी डी से पास हो रहा है सर्कल, तो फिर वो सी से भी पास होगा ही ना। तो 2 केसेस हैं कि वो सी से पास नहीं होके जाएगा, या तो सी सर्कल के बाहर बना होगा या सी सर्कल के अंदर बना होगा। ठीक है, नाउ वी डील ओनली विद द फर्स्ट केस, लीव द अदर टू द रीडर। हम एक ही केस करते हैं क्योंकि दोनों में एक्सप्लेनेशन तो सेम ही होती है, जैसे अभी हम ऊपर करके आए थे। हम सिर्फ ये ले लेते हैं कि जो ई पॉइंट है, लेट ई बी द पॉइंट वेयर सी डी मीट एट सर्कल। सी डी वाली लाइन हमने बना दी, जो सी पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, लेकिन ये सी डी वाली लाइन सर्कल पे ई पॉइंट पे मिल रही है, हमने उसे ई नाम दे दिया। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि मेरे पास ए बी ई डी जो है वो क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक हो जाएगा। 4 साइडेड फिगर है ये, और इसके जो चारों पॉइंट्स हैं वो क्या है, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो हम थ्योरम 11 अभी हम ऊपर करके आए हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ये तो उसका कन्वर्स है ना, उसका उल्टा है ना। तो इसका मतलब एंगल 1 जो ये है और जो ये एंगल 2 है, इन दोनों का सम मेरे पास 180 डिग्री होगा। तो बी ए डी प्लस बी ई डी 180 होगा, है ना। उसी तरीके से वी ऑल्सो गिवन एंगल बी ए डी और डी सी बी। हमें ये भी गिवन है कि बी ए डी और यहाँ पर डी सी बी से एंगल 3 ले लो सी वाले को, इनका सम 180 है। ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इनका सम 180 है। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज़ निकल के आ जाती है, और वो क्या निकल के आ गई कि जो बी सी डी है और जो बी ई डी है ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, अब वो चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझो। देखो मैंने एंगल यहाँ पर लिखा बी ए डी, जिसको मैंने एंगल 1 लिया है।
मैंने आपको बोला कि एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 11, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। पर मुझे क्वेश्चन में गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री है, ऐसा मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करती हूँ, इन दोनों को देखती हूँ, तो मैं इक्वेट कर सकती हूँ इन्हें यहाँ पर ऐसे। एंगल 1 से एंगल 1 कट गया, इसका मतलब एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल सी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, यहाँ से आ गया। पर वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल ई जो है वो ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है और एंगल सी जो है वो ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के इक्वल कैसे हो सकता है? वो तो दो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब एंगल बी सी डी और एंगल बी ई डी इक्वल नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल बी ई डी बाहर का एंगल है और वो बड़ा एंगल है, सी वाला एंगल छोटा एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब सो पॉइंट्स ए बी सी डी ऑल लाई ऑन सर्कल, तो इसलिए हम सी पॉइंट को बाहर नहीं ले सकते। अगर हम सी पॉइंट को बाहर लेते हैं तो हमारा एक एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो इसका मतलब हम सी पॉइंट को बाहर नहीं ले सकते। सिमिलरली अगर हम सी पॉइंट को अंदर लेते हैं तो उस केस में भी यही होगा कि मेरा एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए सी पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा और कहीं लाई नहीं कर सकता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में। ठीक है, द सर्कल इज अ ब्यूटीफुल एंड tantalizing shape. After mastering their basic property, you will get a feel of symmetries of circle and their properties of chord, angles they subtend, the distance of the chord from the center and the angle subtended by the arc at the center. तो कह रहा है कि जो सर्कल है एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, एक बहुत ही अच्छी शेप है, इसमें हमने कई सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, इसकी कई सारी चीज़ें जान ली। अभी हम नेक्स्ट ईयर भी इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें सर्कल्स के बारे में, उसकी थ्योरम्स के बारे में जानने वाले हैं। बट नेक्स्ट ईयर मतलब 10th क्लास में आपको ये वाली सारी थ्योरम तो याद होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो और थ्योरम्स होती हैं इसकी, वो आपको 10th क्लास में मिलेंगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में। आप ये एक्सप्लेनेशन आज अच्छे से कर लेना। थैंक यू।